नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। और हमारे सामने आज हिंदी की जानी मानी लेखिका मन्नू भंडारी की एक कहानी है, रजनी। सवाल ये है कि क्या एक अकेला इंसान, मतलब बिना किसी पावर के, एक सड़े गले सिस्टम से टकरा सकता है? चलिए इस कहानी के जरिए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मन्नू भंडारी का नाम आते ही नई कहानी आंदोलन की याद आ जाती है। ये वो दौर था जब लेखक लेखिकाएं आज़ादी के बाद के शहरी मध्य वर्ग की उम्मीदों, कुंठाओं और उनकी नैतिक दुविधाओं को अपनी कहानियों में जगह दे रहे थे। सही बात है। वो बड़े बड़े आदर्शों की जगह रोज़मर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों पर फोकस कर रहे थे। और रजनी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। भंडारी जी मानती थीं कि लेखक का काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी निभाना भी है। सही कहा। और इसी दायित्व बोध की वजह से ये कहानी आज भी इतनी चुभती है। ये असल में 80s के दशक के एक सुपरहिट टीवी सीरियल रजनी का एक एपिसोड है। जी। आज हम देखेंगे कि कैसे उस दौर में लिखी गई ये कहानी शिक्षा के बाजारीकरण, मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जैसी समस्या को उठाती है, जो आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से मिडिल क्लास घर से। रजनी अपनी पड़ोसन लीला के घर पहुंचती है। माहौल बड़ा खुशनुमा है क्योंकि लीला के बेटे अमित का रिजल्ट आने वाला है। और लीला को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो पूरे यकीन से कहती है कि अमित फर्स्ट या सेकंड तो पक्का आएगा। हाँ, उसने तो अमित की पसंदीदा मिठाई केसरिया रसमलाई वो भी मंगवा कर रखी है। मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। और यहीं पर कहानी का पहला ट्विस्ट आता है। अमित घर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह गुस्सा और निराशा है। अच्छा। वो अपनी रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंक देता है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में 80-90% नंबर है, पर मैथ्स में सिर्फ 72। सिर्फ 72? और वो भी मैथ्स में? हाँ, और अमित का गुस्सा सिर्फ कम नंबरों का नहीं है। वो रोते हुए बताता है कि उसके मैथ्स टीचर मिस्टर पाठक ने जानबूझकर उसके नंबर काटे हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनसे ट्यूशन नहीं ली थी। ओहो, तो ये मामला है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिटेल सामने आती है। अमित बताता है कि हाफ ईयरली एग्जाम में उसके मैथ्स में 96 नंबर आए थे। 96? मतलब क्लास में सबसे ज्यादा? हाँ, क्लास में सबसे ज्यादा। इसके बावजूद मिस्टर पाठक उस पर ट्यूशन के लिए दबाव डालते रहे। तो मतलब ये किसी कमजोर बच्चे का मामला नहीं है जिसे वाकई ट्यूशन की जरूरत हो? बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर जबरदस्ती है। और यहाँ जो आंकड़ा सामने आता है वो इस पूरी समस्या की जड़ की तरफ इशारा करता है। हाँ, अमित बताता है कि साल की शुरुआत में मिस्टर पाठक से सिर्फ 8 बच्चे ट्यूशन लेते थे। सिर्फ 8? जी, लेकिन साल खत्म होते होते ये संख्या 22 हो गई। 22? अरे वाह! मतलब 8 से 22, ये तो एक पूरा ट्रेंड है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे स्कूल के अंदर ही एक समानांतर एक अनऑफिशियल इकोनॉमी चल रही है। सही कह रही हैं आप। टीचर की असली कमाई अब स्कूल की तनख्वाह से नहीं, बल्कि उसी के क्लास के बच्चों से ली गई ट्यूशन फीस से हो रही है। इससे शिक्षा की जो क्वालिटी है वो क्लासरूम से निकलकर टीचर के घर शिफ्ट हो जाती है। ये तो एक तरह की शैडो इकोनॉमी है, जहां ऑफिशियल सिस्टम को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सिस्टम फल फूल सके। एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारी हीरो रजनी की एंट्री होती है। ये सब सुनकर उसका खून खौल जाता है। उसकी पहली प्रतिक्रिया हमदर्दी की नहीं, बल्कि सीधे एक्शन की है। वो कहती है, ये तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और अगले ही दिन स्कूल पहुंच जाती है। हाँ, और स्कूल के हेडमास्टर से उसकी बातचीत सीधी टक्कर वाली होती है। बिल्कुल। वो बिना किसी भूमिका के सीधे अमित की मैथ्स की आंसर शीट देखने की मांग करती है। और हेडमास्टर तुरंत स्कूल के नियमों का हवाला देकर मना कर देता है। कहता है कि फाइनल एग्जाम की कॉपियां नहीं दिखाई जाती हैं। एक मिनट, लेकिन क्या हेडमास्टर की बात में थोड़ा भी दम नहीं है? मेरा मतलब है, बच्चा अक्सर घर आकर ऐसी शिकायतें करते हैं। एक प्रिंसिपल के नजरिए से देखें तो शायद उसके पास दिन में ऐसी 10 शिकायतें आती होंगी। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन यहाँ फर्क अमित के ट्रैक रिकॉर्ड का है।
रजनी के पास ये सबूत है कि अमित हाफ ईयरली में टॉपर था। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट है। तो ये कोई कमजोर बच्चे का बहाना नहीं है। यहीं पर हेडमास्टर की दलील खोखली साबित हो जाती है। वो एक पैटर्न को नजरअंदाज कर रहा है और शायद जानबूझकर। उसका रवैया समस्या को सुलझाने का तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, वो तो उसे बस कालीन के नीचे छिपाना चाहता है। और वो ट्यूशन वाली बात से भी पल्ला झाड़ लेता है। कहता है कि ये टीचर्स और पेरेंट्स का आपसी मामला है, स्कूल इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहीं पर रजनी वो तर्क देती है जो पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। वो कहती है कि कॉपी न दिखाने का ये नियम असल में टीचर्स के इस धंधे पर पर्दा डालने के लिए ही बनाया गया है। वाह। वो हेडमास्टर को सीधे सीधे चुनौती देती है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो ये कुर्सी छोड़ दीजिए। जबरदस्त। लेकिन लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं है, घर के अंदर भी है। घर आकर उसका अपने पति से ही पंगा हो जाता है। हाँ, उसे रजनी का यूं किसी और के मामले में कूदना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो वही सवाल पूछता है जो शायद हम में से कई लोग सोचते हैं, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? मुझे यहाँ रजनी के पति का किरदार बहुत दिलचस्प लगता है। वो कोई विलेन नहीं है, बल्कि वो समाज की उस मेजॉरिटी की आवाज है जो कहती है क्यों पछड़े में पड़ना, हमें क्या लेना देना। हाँ, बहुत रिलेटेबल बनाया उसे। मन्नू भंडारी ने उसे जानबूझकर इतना रिलेटेबल बनाया है ताकि हम खुद से ये सवाल पूछ सकें। और इस पर रजनी का जो जवाब है वो तो इस पूरी कहानी का मतलब दिल है। हाँ, वो कहती है गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। क्या बात है। सुनने में ये एक सरल सा डायलॉग लगता है, लेकिन ये असल में एक्टिव सिटीजनशिप का मूल मंत्र है। भंडारी जी कह रही हैं कि चुप रहना न्यूट्रल होना नहीं है। चुप रहना असल में अन्याय करने वाले का साथ देना है। और ये आइडिया आज के कॉल आउट कल्चर के दौर में और भी ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। और रजनी का यही जवाब उसे घर की चारदीवारी से बाहर निकालता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ हेडमास्टर या अपने पति से बहस करके नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल, उसे पता है कि इस लड़ाई को सिस्टम के अगले लेवल पे ले जाना होगा। और वो अगला लेवल था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर। जी। और वहां पहुंचते ही उसे एक और दीवार का सामना करना पड़ता है, जिसे हम सरकारी दफ्तर कहते हैं। चपरासी उसे अंदर नहीं जाने देता, कहता है साहब बिजी हैं, मिलने का टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन रजनी नियमों के जाल में फंसने वालों में से नहीं है। वो इंतजार करने की बजाय चपरासी को चकमा देकर सीधे डायरेक्टर के कमरे में घुस जाती है। ये उसका जुझारू स्वभाव दिखाता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ उसकी स्ट्रैटेजी देखने लायक है। वो डायरेक्टर के सामने एक शिकायत लेकर नहीं जाती। नहीं, वो बहुत चालाकी से कहती है कि वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसे प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है ना? इससे डायरेक्टर उसे गंभीरता से लेता है और उससे बात करने को तैयार हो जाता है। और इसी बातचीत में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% तक ग्रांट यानी आर्थिक सहायता देता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, सिलेबस बनाने से लेकर फाइनल परीक्षा करवाने तक सब कुछ बोर्ड के कंट्रोल में होता है। ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे बोर्ड की जवाबदेही तय करती है। मतलब अब वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारा मामला नहीं है। बिल्कुल। अगर बोर्ड स्कूलों को पैसा और दिशा निर्देश दोनों दे रहा है, तो पर स्कूलों में हो रही गड़बड़ियों के लिए वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अब रजनी के पास एक मजबूत पॉइंट है। और जब उसे ये जानकारी मिल जाती है, तब वो सीधे मुद्दे पर आती है। वो ट्यूशन के इस धंधे के बारे में पूछती है कि बोर्ड इस बारे में क्या कर रहा है। पर डायरेक्टर का जवाब भी हेडमास्टर की तरह ही टालने वाला होता है। अच्छा। डायरेक्टर इस पूरी समस्या को बहुत हल्के में लेता है। वो कहता है इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। ओह। और फिर वो कहता है कि अगर किसी को लगता है कि कोई टीचर लूट रहा है तो उसके पास ट्यूशन ना ले, किसी और के पास चले जाए।
ये तो वही क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक गोल पोस्ट शिफ्टिंग है ना। बिल्कुल। हेडमास्टर कहता है ये हमारा काम नहीं, पेरेंट्स का मामला है। डायरेक्टर कहता है ये हमारा काम नहीं, टीचर और स्कूल का मामला है। असल में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये तो आज भी हर सरकारी दफ्तर में देखने को मिलता है। सही बात है। और अंत में डायरेक्टर वो लाइन कहता है जो सिस्टम की पूरी उदासीनता को, मतलब उसकी इनडिफरेंस को एक वाक्य में समेट देती है। वो कहता है ये कोई मजबूरी तो है नहीं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। ये लाइन सुनकर तो आज के दौर की याद आती है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी शर्तों के साथ कहती हैं पसंद नहीं तो मत लो। हाँ, ये विकल्प देने का एक भ्रम है, जबकि असल में वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे होते हैं। और यहीं पर कहानी का ये हिस्सा खत्म हो जाता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां हमारी हीरो एक और बड़ी ठंडी दीवार से टकरा चुकी है। तो हमने देखा कि कैसे एक घर में एक बच्चे के रिजल्ट से पैदा हुई समस्या पहले स्कूल के हेडमास्टर से टकराती है, और फिर शिक्षा विभाग के सबसे ऊंचे अधिकारी की उदासीनता से। ये एक व्यक्ति के साहस और एक पूरी व्यवस्था के बहरेपन के बीच का संघर्ष है। रजनी अकेली है, लेकिन वो लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर और डायरेक्टर जैसे लोग हैं जो अपनी कुर्सियों पर बैठकर नियमों और प्रक्रियाओं की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और ये सीधे तौर पर मन्नू भंडारी के उसी विचार को दिखाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, एक रचनाकार का दायित्व। इस कहानी के जरिए वे समाज से, हम सब से ये सवाल पूछ रही हैं कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर, अपने बच्चे तक सीमित है, या फिर समाज में हो रहे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा कर्तव्य है? सच में। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या एक अकेला इंसान सिस्टम से लड़ सकता है? ये कहानी दिखाती है कि लड़ना कितना मुश्किल है। तो सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि जब नियम और व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाएं ही अन्याय पे पर्दा डालने लगें, तो न्याय के लिए एक आम इंसान के पास क्या रास्ता बचता है? और रजनी जैसे किरदार का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या उसे हार मान लेनी चाहिए, या इस लड़ाई को और बड़ा बनाना होगा, शायद मीडिया को शामिल करके या दूसरे पेरेंट्स को इकट्ठा करके? ये सवाल लेखक ने हमारे लिए छोड़ दिया है, शायद ये उम्मीद करते हुए कि हम भी अपने अपने जीवन में सवाल का जवाब ढूंढें। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।